हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम सॉल्व करेंगे 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों से लिए गए हैं ताकि आपकी स्टैटिक की रिवीजन होते रहे और करंट अफेयर्स अगर आपने कोई टॉपिक नहीं देखा है ऑफ द लास्ट वीक तो वो भी आपका रिवाइज हो जाए। एंड द आइडिया इज़ टू इंश्योर कि आप क्वेश्चंस के थ्रू अपने जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार देख लें, उनको रिवाइज कर लें। सो वंस यू आर डन विद दीज 5 क्वेश्चंस अपना स्कोर आउट ऑफ 5 ज़रूर कमेंट्स में लिख दें। और अगर आपको कोई डाउट है इस प्रीमिक्स से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख दें। हम कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है, अ बैन ऑन द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स वॉज नोटिफाइड बाय द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन अगस्त 2021, जो कि है लास्ट ईयर। बट वो जो इफेक्ट में आया वो इस महीने 1 जुलाई को आया। अब कौन सी प्लास्टिक आइटम्स बैन की गई हैं। देखिए एक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के ऊपर बैन इन्फोर्स ज़रूर किया गया है 1 जुलाई से, लेकिन ये ब्लैंकेट बैन नहीं है। ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है कि सारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स को बैन नहीं किया गया है, कुछ लिस्ट दी गई है। इससे क्या है कि इन चीज़ों के हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते थे। अगस्त 2021 में लिस्ट दे दी गई तो आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते थे, और जो इन चीज़ों के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी कुछ ऑल्टरनेटिव चीज़ों को के ऊपर दे कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्ट देयर बिजनेस ऑन अदर लाइन्स। ठीक है, तो अब इसमें है कौन सी प्लास्टिक आइटम्स बैन की गई हैं। प्लास्टिक फ्लैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स, थर्माकोल फॉर डेकोरेशन, ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक। तो इसका सही आंसर है 1, 3 एंड 4। देखिए जो सेकंड है प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स, ये नहीं बैन की गई, बट हाँ प्लास्टिक फ्लैग्स, थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन और इनफैक्ट जो ईयरबड्स है जिनकी प्लास्टिक की स्टिक होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इनको ज़रूर बैन किया गया है। अब जो सेकेंड ऑप्शन है, अगर आप थोड़े से अवेयर हैं और आप अपने अराउंड यू लुक एट थिंग्स, समहाउ आप नोटिस करते हैं चीज़ों को, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स नहीं बैन की गई, जबकि दीज आर वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से अबंडेंट प्लास्टिक आइटम्स दैट आर अवेलेबल, राइट। अब देखो बैन हुआ सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर, जो कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने लास्ट ईयर अगस्त में नोटिफाई किया था, लेकिन वो इफेक्ट में आया इस साल जुलाई 1 को। अब ये जो है ना, ये कैसे इन्फोर्स होगा? नेशनल और स्टेट लेवल पे कंट्रोल रूम सेट किए गए हैं दैट वुड चेक मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग अप, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ दीज बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स। और इनफैक्ट ना, अगर आपने इसके ऊपर फ्यू मिनट सीरीज है, अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं, अगर उनकी थिकनेस 120 माइक्रोन से कम है तो वो भी बैन हो जाएंगे फ्रॉम 31 दिसंबर 2022। ठीक है, अब देखो ये जिनकी थिकनेस 120 माइक्रोन से कम है प्लास्टिक बैग्स की, ऑब्वियसली वो भी बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है, लेकिन दीज आर द वंस विच आर ईजी टू रिसाइकिल। ठीक है, तो इस वजह से कोशिश ये रहती है कि जिनकी थिकनेस 120 माइक्रोन से ज़्यादा हो वही वाले प्लास्टिक बैग्स यूज़ हो। अभी 75 माइक्रोन्स का हमारे पास अपर लिमिट है कि उससे जो थिनर है वो अभी बैंड है। ठीक है, अब देखो सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो होता है जिसको हम सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं एंड देन दे आर डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, या रिसाइकल कर सकते हैं उनको हम, बट एक ही बार यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इनका पोटेंशियल, लिटरिंग का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड दीज आर द वन विच एंड अप इन ओशंस एंड इन अदर जैसे आप लैंडफिल्स में मिलते हैं, इन्वायरमेंट में हर तरफ दिखते हैं हमें ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। ठीक है, तो इस वजह से इनको बैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 21 आइटम्स की लिस्ट है जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून्स, फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्माकोल फॉर डेकोरेशन, जो कटलरी होती है, कप्स, ग्लासेस, स्ट्रॉज, ट्रेज, रैपिंग और पैकेजिंग फिल्म्स। ठीक है, चाहे वो स्वीट बॉक्सेस, इन्विटेशन कार्ड्स के अराउंड देखा होगा आपने, थिन प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है, सिगरेट पैकेट्स के अराउंड, वो सब कुछ बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब लाइक आई सेड दे हैव लो यूटिलिटी एंड दे हैव हाई लिटरिंग पोटेंशियल। अब
प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट भी मेजर कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर टू द मच लार्जर प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन इजंट येट कवर्ड, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 120 माइक्रॉन्स वाला है, अभी 75 माइक्रॉन से जो थिनर है वो बैंड है, और दिसंबर में 120 माइक्रॉन से जो थिनर है वो बैन हो जाएगा। मिनरल वाटर बॉटल्स और प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स भी अनइफेक्टिव हैं, जबकि वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका टू प्लास्टिक पोल्यूशन। अब दूसरा क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग अ फिनोमिनन नोन एज कोल बेनिफिसिएशन। अब ये क्या है? इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस दैट सेपरेट्स बर्नेबल कोल फ्रॉम एसोसिएटेड अनबर्नेबल मिनरल मैटर ऑल्सो नोन एज एश. It leads to increased emission of pollutants. It can lead to additional mining of coal to make up for volumes lost due to washing. ठीक है, अब कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? देखो, अगर आपने कोल बेनिफिसिएशन के बारे में सुना हुआ है ना, तो अभी आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और कोल एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग को का भी और पोल्यूशन का भी, है ना। तो अब कोल बेनिफिसिएशन ना एक टेक्निक है जिससे कि हम बर्नेबल कोल को जो अनबर्नेबल मिनरल मैटर है ऐश, ठीक है, उससे सेपरेट करते हैं। अब ये ऐश ना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, अगर आप यही स्टेटमेंट पढ़ लोगे ना तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये पोल्यूटेंट्स की इमिशन ज़्यादा नहीं होती, पोल्यूटेंट्स की इमिशन कम होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। अब ऑब्वियसली क्योंकि आपने जो कोल है उसका एक पार्ट निकाल दिया, तो आपको ज़्यादा माइन करना पड़ेगा कोल, है ना, क्योंकि कुछ वॉल्यूम तो पहले ही निकल गया, ठीक है, ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ कोल बेनिफिसिएशन और वॉशिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर है वो हमारा सी बन जाता है, क्योंकि इंक्रीज नहीं डिक्रीज इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स होता है, लाइक। तो कोल बेनिफिसिएशन को कोल प्रेपरेशन, कोल वॉशिंग भी कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आर सेपरेटेड फ्रॉम द रॉ माइंड कोल, जिससे क्या होता है कि कोल की जो कंबशन है ना वो बेटर हो जाती है, पोल्यूटेंट्स कम प्रोड्यूस होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज कम प्रोड्यूस होती हैं। अब जो इंडियन कोल है ना उसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा है, तो हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कोल बेनिफिसिएशन को अपनाना। अब इसमें ना कुछ कॉस्ट है, कुछ इसकी नुकसान है, कुछ इंक्रीमेंटल कॉस्ट है कि आपको माइनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ कोल तो लूज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद पावर जनरेशन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और वॉशरीज जहाँ पे ये प्रोसेस होगा उसके लिए आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बट बेनिफिट्स भी हैं कि रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। अब आपका जो कोल है वो ऑब्वियसली कम है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम चाहिए, और उसके बाद एक तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी पावर स्टेशन में, क्योंकि कंबशन इंप्रूव हो गई, इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स वुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। सो ऑल ऑफ दैट, ये सब हमारे इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, बट हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि कोल बेनिफिसिएशन होता क्या है। देन थर्ड स्टेटमेंट है रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। अब इसमें भी ना दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस इमिशंस की बात की गई है। डायरेक्ट ग्रीन हाउस इमिशंस आर इमिशंस फ्रॉम सोर्सेज दैट आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी, और इनडायरेक्ट आर इमिशंस दैट आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी बट occur at sources owned or controlled by another entity, ठीक है। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट्स है ना ये सही है, तो हमारा जो आंसर है वो डी हो जाता है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था। अब देखिए डायरेक्ट इमिशंस क्या है। अब अगर आप एक रिपोर्टिंग एंटिटी हो, लेट्स से आप कोई भी कंपनी चला रहे हो, ठीक है। अब ये जो XYZ कंपनी है, लेट्स से ये रिपोर्ट कर रही है कि उसकी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कितनी है, ठीक है। अब वो जो भी प्रोसेसेस कर रहे हैं उस वजह से जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होंगी वो डायरेक्ट में आएंगी। लेकिन अब उस जगह पे क्या है, लोग काम करने आते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती हैं, तो वहाँ की जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रांसपोर्टेशन से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर रहे हैं वो हमारी इनडायरेक्ट में आ जाएंगी, कि वो जो है दीज आर द वंस विच आर कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटिटी, ठीक है। लेट्स से आप वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो किसी थर्मल पावर प्लांट में बन रही है जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रही हैं, तो वो भी इनडायरेक्ट एमिशंस हो जाएंगी। लेकिन वो जो XYZ कंपनी है वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एमिशंस हो रही हैं वो वहाँ की डायरेक्ट एमिशंस हो जाती हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लियर है। उसके बाद ना एक हमारे पास स्कोप में भी डिवाइड किया गया है। जैसे स्कोप 1 होता है जिसमें सारी डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आ जाती हैं। स्कोप 2 होता है इनडायरेक्ट गैस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है। जैसे कि आपके पास परचेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने बताया कि अगर आप कंपनी में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसी थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर रहा है, तो वो आपकी इनडायरेक्ट एमिशंस हैं, ठीक है। सो वो चीज़। और एक स्कोप 3 होता है, दीज आर अदर इनडायरेक्ट एमिशंस सच एज एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन
consumption of purchased materials, fuels, transport related activities in vehicles which are not owned or controlled by the reporting entity. ठीक है, electricity related activities, T&Ds losses which are not covered in scope 2, outsourced activities, all of this. ठीक है, तो जो अदर इनडायरेक्ट emissions है ना, बेसिकली आप ये समझिए कि जो हमारे पास पहला तो डायरेक्ट है ना, कि वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो प्रोड्यूस करी है. दूसरा है इनडायरेक्ट. इस वाले इनडायरेक्ट में ना आपके पास कंजम्पशन ऑफ परचेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और स्टीम की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रही हैं वो स्कोप 2 में आती हैं. उसके बाद स्कोप 3 में बाकी सारी जो भी आप इमेजिन कर सकते हो ना इनडायरेक्ट एमिशंस वो आती हैं. ठीक है, तो सिंपल ऐसे आप याद कर सकते हैं. देन चेन कुरिंजी के बारे में पता क्वेश्चन है ये, क्योंकि वो न्यूज़ में था. आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. देखो, अगर तो आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा चेन कुरिंजी क्या है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए ना तो आपको यही नहीं पता ये है क्या. ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि ये पेड़ है जो कि एवरग्रीन एरियाज, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है और इट इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया. क्या ये सही है? हाँ, ये सही है. और इस पेड़ की ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज़ कि बीपी लो करने में, और आर्थराइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, आर्थ इज रिलेटेड टू जॉइंट्स, तो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होता है इस ट्री का पार्ट्स. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बोथ 1 और 2 है. तो चेन कुरिंजी ये पेड़ है. ठीक है, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ना क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी जो प्रोडक्टिविटी है पेड़ की वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है. ठीक है, अब ये जो पेड़ है ना इसका IUCN स्टेटस देखें तो नियर थ्रेटेंड है. और ये शेनडर्ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि केरला और तमिलनाडु में मिलता है इन वेस्टर्न घाट्स, उसमें जो उस शेनडर्ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना उसका नाम जो है इस पेड़ के ऊपर है. ठीक है, पेड़ का नाम भी शेनडोर्नी भी है, चेन कुरिंजी भी है, और अगर हम इसका बॉटनिकल नेम देखें तो ग्लूटा ट्रावनकोरिका भी है. ठीक है, और ये एंडेमिक है टू अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व, टू वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, और अगस्त्यामाला में शेनडोर्नी हमें जो मिलता है वहाँ पे ये आपको मिलता है. ठीक है, मोस्टली ना ये आपको सदर्न केरला के वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में मिलेगा. ठीक है, बट अगेन वेस्टर्न घाट्स अगर आए एंडेमिक है, बिल्कुल है. अगस्त्यामाला आए, बिल्कुल है. तो कोई भी आ सकता है दोनों में. द पॉइंट बीइंग कि वेस्टर्न घाट्स में, अगस्त्यामाला में आपको ये ज़्यादातर मिलता है. एंड इट्स वेरी ससेप्टेबल टू क्लाइमेट चेंज. ठीक है, अब देखो इसके नंबर्स हैं, पेड़ हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में माना जाता है इसके नंबर्स कम हो जाएंगे. जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रीज़ हैं दे आर ओल्ड विथ पुअर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग रेट्स. ना वहाँ पे फूल लगते हैं ना फ्रूट्स बनते हैं. ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है. पहले क्या होता था, पहले ना ऐसा माना जाता है कि जनवरी में ये पेड़ फ्लावरिंग करता है. अब ना जनवरी से बढ़ गया है टाइम, क्योंकि उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो ही नहीं पाती है. ठीक है, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, ब्लड प्रेशर कम करता है, आर्थराइटिस को ट्रीट करता है. हार्टवुड जो होता है इसका अंदर वाला पार्ट दैट इज़ रेड, एंड यू नो पहले तो इसको काफ़ी काटा भी जाता था बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर हार्टवुड. ठीक है, लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से इसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है. इस वजह से ये न्यूज़ में है. एक ऑपरेशन चेन कुरिंजी भी चला रहे हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए, जिसके तहत पेड़ लगाए जाएंगे इन स्कूल्स एंड अदर प्लेसेस. राइट, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर है. ये हमारा स्टैटिक से है क्वेश्चन. अ सिंगल फैक्टर कैन लिमिट द रेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अ सिंगल फैक्टर विच कैन लिमिट द रेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है. सीड्स नॉट जर्मिनेटिंग क्विकली इन द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. तो अब देखो, पहले तो क्या सीड्स जर्मिनेट नहीं करती एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में, ये भी एक चीज़ है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है. लेकिन ये सही है कि सीड्स ना कभी कभी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में नहीं जर्मिनेट कर पाती. उसका रीज़न ये है क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना, तो जो न्यूट्रिएंट्स है ना दे आर लीच्ड आउट, वो वॉशिंग आउट हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की. तो इस वजह से सीड्स नहीं जर्मिनेट कर पाती. तो इसका जो आंसर है बोथ 1 और 2 है, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर वही है जो एक रेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को लिमिट करे. अब इसका एग्जांपल एक तो हमने दे दिया, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में रेन अच्छी है लेकिन फिर भी क्योंकि लीचिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेन होती है, न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं, तो सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाती. तो पुअर सॉइल हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर है. और इनफैक्ट जो जर्मिनेट कर जाती हैं, बहुत कम सीड्स करती हैं, तो जो कर जाती है कभी कभी वो सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि ना पेड़ों की कैनोपी बहुत डेंस होती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा
पास पास पेड़ होते हैं तो सनलाइट नहीं पहुंच पाती नीचे, तो जो जर्मिनेट की गई हैं वो भी कभी कभी सर्वाइव नहीं कर पाती। तो एब्सेंस ऑफ लाइट भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग दी 5 क्वेश्चंस। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद करंट से उसको रिलेट कीजिए और अप्लाई कीजिए उसे। देन जैसा कि आप सब जानते हैं स्लीपी क्लासेस की जो क्लासेस हैं अब ऑफलाइन भी होंगी। 2023 के लिए हमारा बैच की रजिस्ट्रेशंस आर ऑन। एक ही बैच होगा फॉर जीएस, फॉर CSAT, फॉर ऑप्शनल्स लाइक PSIR एंड सोशियोलॉजी एंड फॉर essay। एक ही बैच होगा हमारा, और प्लीज़ डू जॉइन दिस बैच क्योंकि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहने वाला है ये। राइट, एंड देन इन केस यू वांट टू इनरोल फॉर बैच 3 ऑनलाइन कोर्सेज वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कंटेंट वाला बैच लेना चाहते हैं तो उसमें जीएस का कंटेंट, एसए का कंटेंट, करंट अफेयर्स, टेलीग्राम का ग्रुप, माइलस्टोन और चेक पॉइंट क्विज आफ्टर एवरी लेक्चर, 100 क्वेश्चंस मेंस के जिसके आपको आंसर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स और वीडियो सॉल्यूशंस। लेकिन अगर आप इवैल्यूएट कराना चाहते हैं तो आप हमारा आंसर इवैल्यूएशन वाला बैच लें। और अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं साथ में, ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप, एसए की मेंटरशिप, ऑल ऑफ दैट, तो आप हमारा ये वाला बैच ले। ठीक है, सो दिस इज़ एन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव बैच जिसमें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी है और यू नो अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट, साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग भी है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। राइट, सो इन केस यू वांट टू इनरोल यू कैन कॉल आवर टोल फ्री नंबर। और इनफैक्ट आप ना, अगर आपको एक सब्जेक्ट में ही आपको लगता है कि आप एक सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आता या उसको तैयार करने में आपको मज़ा नहीं आता, आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो सिर्फ आप उसी सब्जेक्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं या अपना बंडल खुद बना सकते हैं। एंड फाइनली हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स भी है जो कि प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। इसमें PYQs डिस्कस किए जाते हैं और आपको डेली PDF के साथ साथ मंथली कंपाइलेशंस भी मिलती हैं ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ आप हर मंथ के एंड में आप हर एक सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।